नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों को तैयार कर चुके हैं? क्या यूक्रेन बर्बादी के बाद अब समझौते के लिए तैयार हो चुका है, या फिर यूक्रेन को ट्रंप के आने के बाद लग रहा है कि अब यूक्रेन को या तो रूस खा जाएगा या फिर अमेरिका? ऐसे में युद्ध को खत्म कर यूक्रेन को बचाना ही अंतिम विकल्प है, या फिर जेलेंस्की नाटो में शामिल होने के लिए एक कदम पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक जंग में रहेंगे नाटो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और ट्रंप के हाथ खींचने के बाद अकेले जंग में जीत नहीं पाएंगे। तो क्या ये जेलेंस्की की चाल है, या फिर जिस जाल को ट्रंप ने जेलेंस्की को फंसाने के लिए बिछाया उसमें से निकल पाना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं? आज हम आपको बताएंगे ट्रंप के जाल में कैसे फंसे जेलेंस्की, और क्या रूस फिर से सोवियत रूस बनने वाला है? क्या यूक्रेन फिर से रूस का होने वाला है? नाटो क्या है और इसमें होने और ना होने से यूक्रेन को क्या फायदा और नुकसान होगा? आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में जेलेंस्की सरेंडर कर रहे हैं। क्या वाकई में जेलेंस्की सरेंडर करने वाले हैं? जेलेंस्की के बयान को ही जरा देखिए कि जेलेंस्की इस जंग के बीच में क्या बयान दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। जरा इसको पढ़िए, आपको काफी हद तक अंदाजा होगा कि 3 साल तक चली जंग के बाद अब स्थिति क्या हो चली है। मैं आज और इस वक्त यूक्रेन की सुरक्षा चाहता हूं। मेरा मकसद दशकों तक सत्ता में बने रहना बिल्कुल नहीं है। शांति के लिए इस्तीफा देने को भी मैं तैयार हूं। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए। राष्ट्रपति यूक्रेन वोलोदिमीर जेलेंस्की वो ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका और रूस इस बात पर सहमत हो जाएं कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन सकता है तो वो राष्ट्रपति बने नहीं रहेंगे, यानी कि पद से इस्तीफा दे देंगे। अब जरा 3 साल पीछे चलिए, जब यह जंग शुरू हो रही थी उस दौरान अमेरिका के अंदर जो बाइडेन थे, नाटो अपने शीर्ष पर था और यूक्रेन नाटो में ही शामिल होना चाहता था, और इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। और यूक्रेन पर हमला क्यों किया ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की ने शर्त रखी, क्या वाकई में वो सरेंडर करना चाहते हैं, या फिर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर ये जंग खत्म होती है और जंग हारने के बावजूद अगर मंशा पूरी होती है, यानी कि नाटो का हिस्सा बनते हैं, तो भविष्य में रूस कभी आंखें दिखा नहीं पाएगा। और क्या वाकई में रूस इस बात पर मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो जरा देखिए, क्या वाकई में जंग खत्म होगी, या जो नुकसान अभी तक दोनों देशों को हुआ है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। दोनों देश लगभग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध से रूस को कितना घाटा हुआ सबसे पहले इसको समझिए। 300 से 350 बिलियन डॉलर के रूसी एसेट्स ब्लॉक्स लड़ाई के बाद से कई देशों में रूस पर प्रतिबंध लग चुके हैं। अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेन देन बंद कर दिया था। वहीं कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक जंग की शुरुआत में 472 विदेशी कंपनियों ने रूसी बाजार को छोड़ दिया, जबकि अन्य 1360 कंपनियों ने अपना काम वहां पर कम कर दिया है। अब जरा यूक्रेन को समझिए। गेहूं और मक्का की खेती करने वाले यूक्रेन के एग्रीकल्चर सेक्टर को 70 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। पिछले साल वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक यूक्रेन जंग से उभरने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में करीब 486 बिलियन डॉलर का खर्च करना होगा। आप जरा सोचिए, यूक्रेन लगभग खंडर हो चुका है। इन सब के बीच में पुतिन के प्रहार लगातार जारी हैं। एक तरफ जेलेंस्की सरेंडर के लिए अपनी शर्त रख रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और बीते 24 घंटे में कितने हमले यूक्रेन पर किए गए हैं जरा देखिए। 13 यूक्रेनी शहर पर बैक टू बैक रूस ने हमले किए।
इस दौरान 272 ड्रोन अटैक किए गए, 3 मिसाइल अटैक की गई, यहां तक कि राजधानी कीव पर भी रूस की तरफ से हमले किए गए। यानी कि यूक्रेन जो सरेंडर के लिए तैयार है, बस एक शर्त कि नाटो का हिस्सा उसको बना लिया जाए, और दूसरी तरफ पुतिन लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। मानो अमेरिका के हाथ छोड़ने के बाद से यूक्रेन को तबाह करने की नीयत से पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं। तो क्या जिसको सरेंडर माना जा रहा है उसको रूस अपने नजरिए से जंग को जीतने के लिए आगे बढ़ता हुआ मान रहा है? और क्या अमेरिका अपने उस 500 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को इसके पीछे का कारण मान रहा है, जिसमें उसने यूक्रेन के लिए शर्त रख दी कि आगे भी सहायता चाहिए तो अपनी संपदा जिसमें मेजर मिनरल माइंस हैं उसे अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, यानी या तो रूस का हो जाए या अमेरिका का हो जाए। बहरहाल अभी भी टकराव लगातार बना हुआ है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर की चासिव यार शहर से रूस की तरफ मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। बखमुट इलाकों को घेरने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति है। दक्षिणी यूक्रेन में ज़पोरिजिया इलाके में रूसी सैनिकों ने हमले किए। उत्तरी यूक्रेन में कुर्स्क सेक्टर में रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों पर हवाई और ड्रोन हमले कर रही है, और वो रुक नहीं रहे। लेकिन जो रुक नहीं रहा है उसमें तबाही के आंकड़े किस तरीके से बढ़ते चले गए, और दोनों ही देश हथियारों को बर्बाद करते चले गए। जरा एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, दोनों देश की तुलना कि किस देश के कितने हथियार अभी तक 3 साल की जंग में बर्बाद हो चुके हैं। जरा देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं। रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन 11,819 बर्बाद हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 3,933 बर्बाद हो चुके हैं। आगे चलते हैं, जरा देखिए, ड्रोन, तोप, एंटी मिसाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे अन्य सैन्य उपकरण 8,236 यूक्रेन के बर्बाद हो चुके हैं, जबकि 3,702, माफ कीजिएगा, 8,236 रूस के और 3,702 यूक्रेन के बर्बाद हो चुके हैं। आगे जरा देखिए, आगे 305 जो लड़ाकू विमान है वो बर्बाद हो चुके हैं। जंगी जहाज दोनों के बीच के काफी हद तक बर्बाद हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कंट्रोल है। कई इलाकों पर कब्जा है और वहां रूस समर्थित नेता राज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। 1096 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में रूस ने यूक्रेन के 20% इलाके यानी कि करीब 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर दिया। खैरसोन, ज़पोरिजिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे यूक्रेनी शहर रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क में 450 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है, लेकिन उसे छोड़ना ही पड़ेगा जब भी वो जंग के बाद समझौते के टेबल पर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियारों की बर्बादी हुई है। रूस और यूक्रेन जंग में कितनी जानें कुल गई हैं, जरा एक बार इसको भी देख लीजिए, क्योंकि सैनिकों की कुर्बानी के बिना कोई जंग पूरी नहीं होती। 1,72,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि इसी के मुकाबले 40,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 6,11,000 सैनिक घायल हो गए हैं, जबकि 3,80,000 यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए हैं। 3,76,000 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जबकि 12,340 नागरिकों की मौत हो गई, सिविलियंस की मौत हो गई है। इसके अलावा 95,000 सैनिकों की पहचान अभी तक हुई है, जबकि अगर यूक्रेन की बात करें 28,000 यूक्रेनी इस वक्त घायल हैं। आप सोचिए एक जंग किस तरीके से तबाही लाती है, और क्या इतनी तबाही के बाद जेलेंस्की इस बात पर मान सकते हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार हो जाए। हालांकि जनवरी 2025 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था युद्ध में अब तक 10 लाख के आसपास रूसी सैनिक और 7 लाख के आसपास यूक्रेनी सैनिक मारे गए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रूस के करीब 2 लाख और यूक्रेन के करीब 80,000 सैनिकों की मौत हुई। वहीं युद्ध के बीच पलायन के चलते यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 20 लाख से घटकर 2 करोड़ 8 लाख के आसपास रह गई है, जबकि 2024 में यूक्रेन की मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा और जन्म दर सबसे कम रही, और यह जंग का परिणाम है।
लेकिन जंग एक शब्द के इर्द गिर्द है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का हिस्सा बने, रूस चाहता है कि वो गलती से भी नाटो की तरफ देखे ना। तो फिर सवाल यह है कि नाटो है क्या, और नाटो में जाने से जेलेंस्की और यूक्रेन को ऐसा क्या मिल जाएगा, और नाटो में अगर यूक्रेन चला गया तो ऐसा क्या है जो पुतिन की या कहें रूस की अस्मिता के लिए खतरा है। जरा इसको भी समझिए, क्योंकि नाटो ही है रूस और यूक्रेन विवाद की असली वजह। 1991 में सोवियत संघ के 15 हिस्सों में टूटने के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों जुड़ गए, और ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और इनके और रूस के बीच सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन कई सालों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह है रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी, और यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी सिर्फ 640 किलोमीटर रह जाएगी। अब यह दूरी करीब 1600 किलोमीटर है, लगभग 1000 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। रूस चाहता है कि यूक्रेन यह गारंटी दे दे कि वो कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ सरेंडर की शर्त ही यह है कि यूक्रेन को नाटो के साथ जोड़ा जाए। तो चलिए यह भी समझ लेते हैं कि नाटो है क्या, और एक नाटो शब्द ने किस तरीके से दो देशों को आपस में लड़ने के लिए तैयार कर दिया। वो दो देश जो कभी एक ही हुआ करते थे। यूक्रेन एक दौर में सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की यही फुल फॉर्म है। इसे 1949 में बनाया गया था। नाटो की स्थापना का उद्देश्य है सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें अब अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऐसे 32 सदस्य हैं। नाटो देश पर अगर कोई और देश हमला करे तो इसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। अब समझ रहे हैं कि जेलेंस्की इसलिए चाहते हैं नाटो का हिस्सा होना क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक बार नाटो का हिस्सा बन गए तो फिर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि रूस का फिर यूक्रेन पर हमला करने का मतलब होगा सीधा अमेरिका ब्रिटेन से टक्कर लेना, नाटो के 32 देशों से टक्कर लेना, और नाटो के 32 देशों की सेना रूस से लड़ेगी। और इसलिए रूस से शुरुआत से इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इसको जरा गूगल मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि जो ये विरोध किया जा रहा है उस विरोध की मूल वजह दरअसल ये पूरी सीमा है, ये सरहद है। जरा इसको अब समझने की कोशिश कीजिए। ये रसिया है, ये रशिया जिसकी सीमाएं चलते हुए यूक्रेन से लगती है। वो यूक्रेन जो शुरुआत से ही नाटो का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि पहले जब रशिया की बात करेंगे या कहीं संयुक्त यूएसएसआर की बात करेंगे तो उस दौरान यूक्रेन इसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जिस 1600 किलोमीटर के आसपास की सरहद जो यूक्रेन के साथ रूस की लगती है, उससे कितने देश नजदीक हैं जो सीधा नाटो का हिस्सा है और सीधा जंग की स्थिति में रूस को घेर सकते हैं, और किन किन देशों को अमेरिका रूस के अगेंस्ट लॉन्चिंग पैड बना सकता है, जरा देखिए। शुरुआत करते हैं। फिनलैंड नाटो का हिस्सा, स्वीडन नाटो का हिस्सा, नॉर्वे नाटो का हिस्सा, डेनमार्क नाटो का हिस्सा, पोलैंड नाटो का हिस्सा, जर्मनी नाटो का हिस्सा है, रोमानिया नाटो का हिस्सा है, ग्रीस नाटो का हिस्सा है, इटली नाटो का हिस्सा है। इसके अलावा आइसलैंड नाटो का हिस्सा है और पुर्तगाल ये भी नाटो का हिस्सा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितने देश ऐसे हैं,
कितने देश ऐसे हैं जो सीधे नाटो से कनेक्ट हैं। और इसका मतलब क्या, अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है और यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है, इसका मतलब 1, 2 ये सारे जो देश हैं जिनकी संख्या लगभग 32 से 34 के आसपास है, वो सब रूस के खिलाफ हमला करेंगे। और इसलिए रशिया चाहता है कि किसी भी सूरत में यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने। दरअसल ये पूरा फसाद ही जेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के साथ शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति यूक्रेन के अंदर थे वो रूसी समर्थित माने जाते थे और रूस के साथ मिलकर ही वो यूक्रेन को चलाते थे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूस बिग ब्रदर की भूमिका में यूक्रेन के लिए हुआ करता था, लेकिन जो बाइडेन के दौर में यूक्रेन को भड़काया गया, उसको हथियार दिए गए, नाटो में शामिल उसको कराने की स्थिति पैदा की गई और उसके बाद रूस ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन अब सवाल यह होगा कि अगर वाकई में ये सभी देश यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाना चाहते थे तो फिर बनाया क्यों नहीं? क्यों जंग के बीच में यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बना? क्यों जो बाइडेन के दौर में नाटो का हिस्सा नहीं बना? इसका जवाब दरअसल यह है कि कोई भी देश अगर वो जंग में है तो नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता। और रूस ने हमला ही यूक्रेन पर इसलिए किया क्योंकि अगर एक बार जंग शुरू हो गई उसके बाद नाटो का हिस्सा वो देश नहीं बन सकता। और इसीलिए रूस ये तय करना चाहता है कि या तो यूक्रेन बर्बाद होकर रूस का हिस्सा बन जाए या फिर यूक्रेन अपनी इस जिद को छोड़ दे कि वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि अभी जो बाइडेन के जाने और ट्रंप के आने के बाद खुद नाटो निष्क्रिय है। अमेरिका ने बाकायदा नाटो को जो फंडिंग हो रही थी उसको रोक दिया है, होल्ड कर दिया है। और नाटो अभी फिलहाल उतना मजबूत नहीं क्योंकि नाटो की सारी पावर अमेरिका की ताकत पर निर्भर करती है और इसीलिए भी नाटो बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रख रहा। लेकिन जेलेंस्की जानते हैं कि परिवर्तन होता है, नाटो एक बार फिर मजबूत हो सकता है और नाटो का हिस्सा बनने का ही मतलब है कि बेशक ट्रंप की ही सरकार अमेरिका में क्यों ना हो, अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस चाहकर भी यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाएगा और ट्रंप को चाहकर भी रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच झगड़ा दरअसल क्या है? क्या सिर्फ नाटो को लेकर दोनों के बीच का झगड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो झगड़ा क्या है, जरा इसे भी समझिए और कब से शुरू हुआ। 20वीं सदी के शुरुआत में यूक्रेन रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। 1918 में 3 साल के लिए आजाद हुआ, लेकिन व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ में जबरन शामिल करा लिया। 1991 को सोवियत संघ टूटा तो रूस और यूक्रेन अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई जो रूस को कभी रास नहीं आई, आज भी रास नहीं आ रही। फरवरी 2014 में रूस ने यूक्रेन के डॉनबास शहर पर एकाएक हमला कर दिया, क्रीमिया पर कब्जा कर दिया। जंग में 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 11 फरवरी 2015 को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति समझौता हुआ। रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के नेता इसमें जुटे। जंग रुक गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। अप्रैल 2021 में रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा, अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेगा। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी और बाइडेन ने पुतिन से जंग ना शुरू करने के लिए कहा। पुतिन ने शर्त रखी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। 26 जनवरी 2022 को अमेरिका और नाटो ने जवाब में कहा कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक सकते, बाकी मुद्दों पर बात के लिए तैयार है। 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क के प्रदेशों की आजादी को मान्यता दे दी और 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए। साउथ, ईस्ट और नॉर्थ यानी 3 तरफ से जमीनी हमले शुरू कर दिए और उसका हाल यह हुआ कि देखते ही देखते यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आ गया और अमेरिका, जिसने यूक्रेन को भड़काया, यूक्रेन को उम्मीद दी कि वो उसको नाटो का हिस्सा बना सकता है, वो अमेरिका इस वक्त
यूक्रेन की बर्बादी के बाद अपने फायदे की बात कर रहा है, जेलेंस्की के साथ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे इजराइल ग्रेटर इजराइल प्लान की तरफ बढ़ रहा है और उस वजह से गाजा, हमास, लेबनान, हूती, मिस्र और तुर्की की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसी तरीके से पुतिन का भी मेक रशिया ग्रेट अगेन प्लान है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन के सरेंडर से रूस के मुंह खून लगने जैसा मामला हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार कहा था कि सोवियत संघ के नाम पर दरअसल रूस को तोड़ा गया और इस तरह से उनके पूर्वजों की सैकड़ों सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन खुद को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी मानते हैं और इसलिए यूक्रेन को लेकर रूस ज्यादा एग्रेसिव रहा। दिसंबर 1991 में सोवियत के टूटने के बाद 15 आजाद देश बने थे, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। रूस इनमें सबसे बड़ा हिस्सा है। अब पुतिन पुराने दौर को याद करते दिख रहे हैं और उनकी आक्रामकता यह स्पष्ट है कि पुतिन के मेक रशिया ग्रेट अगेन प्लान की शुरुआत 2014 से हो चुकी है। अब मॉस्को ने क्रीमिया पर कब्जा कर दिया है। रूस पिछले एक दशक से कीव को धीरे धीरे घेर रहा है और इसके साथ ही वो रूसी भाषा बोलने वाले इलाकों में अलगाववाद को उकसाता रहा है, जहां कई अलगाववादी गुट हैं जो रूस के पक्ष में आंदोलन चलाए रखते हैं। यूक्रेन के बाद उससे सटा मोल्दोवा रूस का अगला शिकार हो सकता है। यह रूस के सपोर्ट में काम करने वाले अलगाववादी पहले से मौजूद हैं और इसके बाद क्या ये जंग रुकेगी? इसके बाद कजाकिस्तान का नंबर आ सकता है। यह देश गरीब भी है, ऐसे में यहां आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता आए तो मॉस्को अपने नागरिकों की सेफ्टी के नाम पर दखल दे सकता है। लेकिन ट्रंप के लिए क्या जेलेंस्की जरूरी नहीं है? क्योंकि इस पूरे अध्याय में अगर जेलेंस्की के सरेंडर की बात होगी तो ट्रंप की बात होगी, क्योंकि अगर ट्रंप पहले की तरह रूस के खिलाफ यूक्रेन को साजो सामान, जंगी सामान, आर्थिक मदद करते रहते तो शायद जेलेंस्की सरेंडर तक नहीं पहुंचते। लेकिन ट्रंप के लिए जेलेंस्की क्या इस वक्त जरूरी नहीं है? या इस पूरी जंग में अब ट्रंप सोच रहे कि कैसे $500 अरब का जो मेजर मिनरल्स है उसको कैसे हथियाया जाए। इसके लिए आपको ट्रंप के बयानों पर फोकस करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की जरूरी नहीं है। जेलेंस्की मैटर ही नहीं करते। जेलेंस्की 3 साल से वहां है और वो सौदा करना बेहद मुश्किल बना देते हैं। जेलेंस्की की मांग को मानना मुमकिन नहीं है। जेलेंस्की के पास एक ही विकल्प है और वो है सत्ता को छोड़ देना। साथ ही अमेरिका को यूक्रेन की $500 अरब संपत्ति देना ताकि अमेरिका से लिया गया कर्जा यूक्रेन चुका सके। साथ ही यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देनी चाहिए। ट्रंप ने इससे पहले जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन भी कहा था। साथ ही जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला एक तानाशाह भी बताया था। और क्या वाकई में ट्रंप और पुतिन दोनों के बीच में जेलेंस्की फंस चुके हैं और उनके पास सरेंडर करके ही यूक्रेन की अस्मिता को बचाने का अंतिम विकल्प है, जिसमें उनको अपने राष्ट्रपति पद को छोड़ना पड़ेगा और जैसे पहले रूस यूक्रेन के लिए बिग ब्रदर की भूमिका निभाता था बिल्कुल वैसे ही निभाएगा। और क्या इसमें जो हिडन फाइल है, जो सीक्रेट डील है, वो ये होगी पुतिन की ट्रंप के साथ कि यूक्रेन हम आपको देंगे, बदले में $500 अरब का मेजर मिनरल्स वो अमेरिका लेगा। तो क्या जेलेंस्की अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनते हुए अपने देश को बर्बाद करते हुए उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए जहां सरेंडर कर सब कुछ खो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन शब्द बचा रहे? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।